हेलो दोस्तों, मैं सुमित पवार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी में अपनी अगले चैप्टर प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं भारत के मैदानी भाग। दोस्तों, मैदानी भागों को दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक मध्यवर्ती मैदानी भाग और एक तटीय मैदानी भाग। दोस्तों, भारत के जो मध्य में स्थित है, जो कि गंगा यमुना के मैदान है, ये मध्यवर्ती मैदानी भाग कहलाते हैं। और भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर स्थित निर्मित मैदान तटीय मैदान कहलाते हैं। दोस्तों, मध्यवर्ती मैदान की बात की जाए तो दोस्तों इनका निर्माण कैसे होता है ये बता दूं मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए ये हिमालय है हमारा और यहाँ पर बर्फ जमी हुई है जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण दोस्तों नदी का उद्गम होता है और ये ऊंचाई से जो जल नीचे की ओर आता है, तो इस कारण यहाँ पर वेग बहुत ज्यादा होता है, साथ में अपने कंकड़ पत्थर लेके आता है। और ये कंकड़ पत्थर का जहाँ जमाव होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? भाबर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों छोटी नदियां ये कंकड़ पत्थरों के नीचे से ही बह जाती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि छोटी नदियां यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, ये नीचे से बह जाती है। दोस्तों, इसकी रंध्रता ज्यादा होती है, छोटी नदियों का गायब माना जाता है। और चट्टानी जमाव होता है यहाँ पर। चट्टानी जमाव क्यों होता है? क्योंकि नदियां अपने साथ में ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को लेकर यहाँ पर जमा कर देती है। बात की जाए रंध्रता की, तो रंध्रता कैसे ज्यादा होती है दोस्तों? छोटे छोटे पत्थरों के बीच में जो गैप होता है उसे ही रंध्रता कहते हैं। तो ये रंध्रता ज्यादा हो गई। इसके बाद आती है भाबर के बाद में ये नदियां इस प्रकार गड्ढों का निर्माण करते हुए ऊपर की ओर उठती है और ये हाई वेलोसिटी से आई नदी इन गड्ढों के बाद में बिल्कुल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कम होने के कारण यहाँ पर इनका फ्लो क्या हो जाता है? बिल्कुल स्लो हो जाता है। और स्लो फ्लो होने के कारण क्या होता है दोस्तों? यहाँ दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। दलदल का निर्माण हो गया अर्थात यहाँ पर मच्छर ज्यादा होंगे, बीमारियां ज्यादा होगी। यहाँ पर किस चीज की खेती की जा सकती है दोस्तों? तो दलदली क्षेत्र में धान और गन्ने की अच्छे से खेती की जा सकती है और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो कुछ समय बाद ये थोड़े ऊंचे भागों में प्रवेश करती है और जिसे क्या कहते हैं हम? भांगर क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर पुरानी मिट्टी पाई जाती है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। कंकड़ पाए जाने के कारण इसकी उर्वरता क्या होती है? तो थोड़ी कम होती है दोस्तों, और ये थोड़े ऊंचे स्थान होते हैं, मैंने बताया आपको। इसके बाद आते हैं खादर क्षेत्र, थोड़े नीचे स्थान होते हैं। खादर क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? मैं बता दूं आपको। मान लीजिए ये नदी का फ्लो हो रहा है और वर्षा ऋतु में इसमें आई है बाढ़। बाढ़ आने के कारण नदी अपने दोनों ओर अवसादों का जमाव कर देती है और इन अवसादों के जमाव के कारण नवीन मिट्टी इस क्षेत्र में फैल जाती है और इसी नवीन मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है और इसी नवीन मिट्टी वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी उर्वरता ज्यादा हो गई दोस्तों। इसके बाद नदी जब आगे बढ़ती है तो जब समतल भाग में प्रवेश करती है, मान लीजिए कोई समतल भाग में प्रवेश करे, तो ये नदी विभिन्न भागों में बढ़ जाती है। अपने मुहाने, मान लीजिए मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए ये गंगा नदी है, तो ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। अर्थात डेल्टा क्या होता है? नदी का बहुत सारे भागों में बढ़ जाना डेल्टा कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ बात हुई गंगा और ब्रह्मपुत्र मुहाने की। तो ये निर्मित करते हैं सुंदरवन का डेल्टा, और सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट भी सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों। यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पर इस क्षेत्र को जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर अवसादों के निक्षेप का जमाव होता है डेल्टा में। इसके बाद बात करते हैं प्लेन्स ऑफ राजस्थान। ये हमने जनरली बता दिया कि किस प्रकार से प्लेन्स का निर्माण होता है। प्लेन्स का निर्माण कैसे हुआ एक और बार बता दूं। ये जो नदियों के द्वारा अवसाद का बहाव किया गया, इससे जो जमाव हुआ, तो जमाव से ये जो ऊंचे नीचे भाग है वो प्लेन्स में कन्वर्ट हो गए। तो गंगा यमुना का प्लेन, ब्रह्मपुत्र का प्लेन, ये सभी निर्मित किसके कारण हुए? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के कारण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। प्लेन्स ऑफ राजस्थान, बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान की लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है दोस्तों।
उत्तर दिशा में पंजाब और हरियाणा है दोस्तों। पश्चिम दिशा में तो बिल्कुल पाकिस्तान लग गया है, यहाँ पर PA पाकिस्तान लग गया है। और दक्षिण दिशा में है दोस्तों गुजरात। तो राजस्थान को, ये मैदानी भागों को दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। ये अरावली की पर्वत चोटी है मान लीजिए, तो इसके पश्चिम में है, इधर ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। दोस्तों इसको मैंने इधर लिख देना था तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता। चलिए, ये अरावली पर्वत चोटी के इस ओर का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान कहलाता है। यहाँ पर कुछ अमाउंट में रेनफॉल होता है, अर्थात वर्षा होती है। लगभग कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर पर ईयर होती है दोस्तों। और ये जो क्षेत्र है अर्ध मरुस्थलीय कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ अमाउंट में वर्षा हो रही है। वहीं बात की जाए पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर रेनफॉल लगभग 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसीलिए यहाँ का क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होती है। और फसलों के उत्पादन की बात की जाए, हाई टेम्परेचर और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर फसलों का उत्पादन कम होता है, मिट्टी मरुस्थलीय होती है। वहीं बात की जाए अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, रोही भूमि कहलाती है यहाँ की राजस्थान की। जो पूर्वी राजस्थान की भूमि क्या कहलाती है? रोही भूमि कहलाती है। और यह मोटे अनाज की खेती के लिए अच्छा क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर, अर्थात सिंधु नदी के मैदानी भाग। दोस्तों नदियों के मैदानी भाग पढ़ने से पहले हमें नदियां पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मैदानी भागों के बारे में एक बार बता देता हूँ। जब नदियां पढ़ेंगे तब भी हम एक बार मैदानी भागों का रिवीजन कर लेंगे। तो बात करते हैं सिंधु नदी के मैदानी भागों की। तो ये उत्तर भारत की मुख्य नदी है दोस्तों, जो कि हमारे देश में कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल बोल रहा हूँ, पंजाब में फ्लो होती है। दोस्तों सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां, दोस्तों मान लीजिए दो नदी बह रही है, एक नदी ये हो गई और दूसरी नदी ये हो गई। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है दोस्तों। दो नदियों के बीच, ये एक नदी और ये दूसरी नदी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। और दोआब क्या होता है दोस्तों? दोआब एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल अर्थात उपजाऊ क्षेत्र होता है। यहाँ पर कृषि के लिए सर्वोत्तम दशाएं पाई जाती है दोस्तों। बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु और झेलम, सबसे उत्तर से सिंधु होगी, इसके बाद झेलम, रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों के बीच के जो क्षेत्र है उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है ये आपको बता दूं। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को सिंध सागर कहते हैं। दोआब के नाम है दोस्तों ये, सिंध सागर, याद रखिए आप। इसके बाद आता है झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच के क्षेत्र को चल जो दोआब कहा जाता है। चेनाब नदी और रावी नदी के बीच के दोआब को रचना दोआब कहा जाता है। रावी और व्यास नदी के बीच के दोआब को बारी दोआब कहा जाता है। वहीं बात की जाए व्यास और सतलज के बीच के दोआब को, तो उसे कहा जाता है दोस्तों बिष्ट दोआब कहा जाता है। सबसे पहले बता दूं, ये जितनी भी दोआब है, सिंध सागर, चल दोआब और रचना दोआब, ये सारे के सारे पाकिस्तान में। और हमारे देश में जो दो दोआब है वो है बारी दोआब और बिष्ट दोआब। दोस्तों दोआब क्या होते हैं? मैंने बताया आपको, उर्वरता ज्यादा होती है। उर्वरता ज्यादा होने के कारण ही यहाँ पर 1967-68 में हमारे देश में हरित क्रांति लागू की गई थी। और इन्हीं क्षेत्रों में सबसे पहले हरित क्रांति को लागू किया गया। क्यों किया गया? मैंने बताया, उर्वरता ज्यादा है। और उर्वरता ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जब इन्हें लागू किया गया तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ अनाज, जो हमारे गेहूं चावल का उत्पादन जारी कर दिया गया। और जब ज्यादा उत्पादन के लिए हमने क्या किया? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना स्टार्ट किया तो इनकी उर्वरता धीरे धीरे क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है दोस्तों। तो ये एक हमारी गंभीर समस्या है। अभी बात की जा रही थी हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के बारे में आपको बता दूं, हरित क्रांति के हमारे देश में जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्वामीनाथन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसे याद रखिए। हरित क्रांति हमारे देश में कब लागू हुई? तो ये लागू हुई 1966-67 में। और इसके जनक कौन है? तो वो है स्वामीनाथन। इसके बाद बात करते हैं प्लेन्स ऑफ गंगा रिवर।
गंगा नदी पढ़ेंगे तब हम इन्हें रिवाइज भी कर लेंगे। पहले हम बता दें गंगा नदी के मैदानी भागों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा का मैदान और तीसरा आता है निचली गंगा का मैदान। दोस्तों गंगा नदी का मैदानी भाग लगभग 26%, भारत का जो 26% क्षेत्र है वो गंगा नदी के मैदानी भाग द्वारा ही कवर हो जाता है और इसके मैदानी भागों की उर्वरता ज्यादा होती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं ऊपरी गंगा के मैदान की। तो दोस्तों जब मैं गंगा नदी तंत्र बताऊंगा आपको तो ये सारे मैदानों की लोकेशन वहां दिखा दूंगा आपको। ऊपरी गंगा का मैदान रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान 2 भागों से निर्मित है। रोहिलखंड का मैदान किसे कहा जाता है दोस्तों, रामगंगा और गोमती के बीच का क्षेत्र रोहिलखंड का मैदान कहलाता है। रोहिलखंड का मैदान किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, रामगंगा व गोमती के बीच का क्षेत्र। वहीं बात की जाए अवध का मैदान तो गोमती और घाघरा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, अवध का मैदान कहलाता है। गोमती और घाघरा के बीच का क्षेत्र अवध का मैदान कहला गया। इसके बाद बात करते हैं मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा का मैदान को 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और दूसरा होता है बिहार का मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है दोस्तों, घाघरा और गंडक के बीच का क्षेत्र है। वहीं बात की जाए बिहार का मैदान तो बिहार का मैदान सारण का मैदान और मिथिला के मैदान से मिलकर बना होता है। सारण का मैदान है गंडक और ओल्ड गंडक के बीच का और मिथिला का मैदान है गंडक और कोसी नदी के बीच का क्षेत्र। वहीं बात की जाए निचली गंगा का मैदान तो कोसी और महानंदा नदियों के बीच का क्षेत्र निचली गंगा का मैदान कहलाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, यहाँ पर बाढ़ की भयंकर समस्या होती है दोस्तों, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स। तो महासागरीय तरंगों के अपरदन से बनते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये महासागर है और ये हमारा तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जब तरंगे आती है तो इनके कारण इरोजन होता है, अर्थात यहाँ पर से कटाव होने लगता है और इसी कटाव के कारण निर्मित भाग क्या कहलाते हैं, तटीय मैदान कहलाते हैं। इसमें हमारे 2 प्रमुख तटीय मैदान है, एक है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र 2 प्रमुख क्षेत्र हो गए। वहीं बात की जाए पूर्वी तटीय क्षेत्र की तो ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल के बीच का क्षेत्र, यहाँ पर पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट के बाद ये जो मैदान आएंगे कुछ मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। आपको अच्छे से बता देता हूँ, मान लीजिए ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के बाद में ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र, ये पूर्वी तटीय मैदान है। अब इसकी लोकेशन किस प्रकार से बोल सकते हैं हम, BOB बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तटीय घाट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का क्षेत्र क्या कहला जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान कहला जाएगा। दोस्तों इसकी लेंथ पूछी जाए तो जितनी पूर्वी घाट की लेंथ है उतनी ही पूर्वी तटीय मैदान की लेंथ है, अर्थात 1200 से 1400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 100 से 120 किलोमीटर चौड़ा होता है ये। वहीं बात की जाए पश्चिमी तटीय मैदान की तो पश्चिमी तटीय मैदान ये हो गया पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट के बाद का जो क्षेत्र है ये तटीय मैदान हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान किन 2 क्षेत्रों के बीच में आ जाएगा, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएगा। इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ भी उतनी ही है जितनी पश्चिमी घाट की है। पश्चिमी घाट की लेंथ कितनी है, 1400 से 1600 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई से थोड़ी कम होती है। कितनी होती है दोस्तों, ये 80 से 100 किलोमीटर। बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में कुछ भाग है जिनमें प्रमुख है कोंकण तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, ये हो गए पश्चिमी तटीय मैदान। वही बात की जाए पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान। दोस्तों इसकी लोकेशन जैसे मान लीजिए हमारा प्रायद्वीपीय भारत है अर्थात दक्षिण भारत है, तो कोंकण तटीय की लोकेशन की बात करें तो गुजरात से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र, गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र कोंकण तटीय मैदान हो गया। इसके बाद में गोवा से लेके मंगलोर तक का क्षेत्र, मंगलोर कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है, तो गोवा से लेके मंगलोर तक का क्षेत्र कन्नड़ तटीय मैदान हो गया। इसके बाद बात करते हैं मालाबार तटीय मैदान की,
तो मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक का क्षेत्र जो है ये हो गया मालाबार तटीय मैदान। इसके बाद में बात करते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। तो ये आंध्रा से लेके तमिलनाडु तक का क्षेत्र जो है ये कोरोमंडल तटीय मैदान है। और सबसे बाद में लास्ट में बात करते हैं उत्तरी सरकार तटीय मैदान की। तो ये है आंध्रा से लेकर के उड़ीसा तक का जो क्षेत्र है ये उत्तरी सरकार तटीय मैदान कहलाता है। इसे उत्कल तट भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने सारे तटीय मैदान देख लिए, मध्य भारत के मैदान देख लिए। अगली सीरीज से हम दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों के विषय में चर्चा करेंगे, जो जिसका विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों। हम सारा के सारा इसका जो संरचना है, नदी की संरचना, इसकी सहायक नदियां, इस पे प्रमुख जो योजनाएं हैं, नदी पर कौन कौन से बांध बंधे हुए, ये सभी विषयों पर बहुत ही डीपली चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वे कर दें और साथ ही अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।